हेलो दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में। तो हम देखेंगे मेनली इंडियन आर्म फोर्सेस होती क्या क्या हैं। तो देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस की मेनली 3 सर्विस ब्रांचेज हैं, जो हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे होता है 7 दिसंबर को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, जो कि फ़िलहाल श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है। अगर हम 2020 की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। अगर हमारा बजट की बात करें तो हमारा बजट है 71.1 बिलियन US डॉलर्स, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है। फर्स्ट पे आती है चाइना, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 1.6 मिलियन। सेकंड पे इंडिया आती है, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 1.4 मिलियन। और थर्ड पे US आती है, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 1.3 मिलियन। हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी है, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा पर्सोनल हैं जो कि वॉलंटियरिंग करते हैं। हमारी डिफेंस बजट थर्ड लार्जेस्ट है, इसमें फर्स्ट पे आती है USA, जिसका 732 बिलियन है, 732 बिलियन। और सेकंड पे आती है चाइना, जिसका 261 बिलियन है। और थर्ड पे आती है इंडिया, जिसका 71.1 बिलियन US डॉलर्स है। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। फर्स्ट पे आती है USA, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे इंडिया। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इंडियन आर्मी में एक्टिव 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हैं, जो कि सेकंड नंबर पे आती है। अगर हम चीफ ऑफ ऑल सर्विस ब्रांचेस की बात करें तो CDS जनरल बिपिन रावत, जो कि तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के चीफ हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो आर्मी के चीफ हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जो एयरफोर्स के चीफ हैं। और एडमिरल करमवीर सिंह, जो नेवी के चीफ हैं। अगर हम आर्म फोर्सेस के टास्क की बात करें तो इसके मेनली 4 टास्क होते हैं। फर्स्ट होता है टू असर्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। सेकंड पे होता है टू डिफेंड द कंट्री इफ़ अटैक्ड बाय ए फॉरेन नेशन, अगर कोई फॉरेन नेशन अटैक करता है तो हमारी कंट्री को इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंड करेगी। थर्ड पे होता है टू सपोर्ट द सिविल कम्युनिटी इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। जब 2013 के अंदर उत्तराखंड में फ्लडिंग आई थी तो ऑपरेशन राहत इंडियन आर्म फोर्सेज ने चलाया था, जिसमें रेस्क्यू किया गया था सिटीजन्स को। फोर्थ पे की बात करें तो टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशंस। अगर हम स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया की बात करें तो पहले पे आती है पैरा स्पेशल फोर्सेज, जो कि इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट से है। इसमें टोटल 12 बटालियंस हैं और ये 1966 के अंदर फॉर्म की गई थी। सेकंड में बात करें तो मार्कोस आती है, जो इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेज है। इनको मराइन कमांडोज भी बोला जाता है और ये 1987 में फॉर्म किए गए थे। थर्ड पे बात करें तो गरुड़ कमांडो फोर्स होती है, जो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है और ये 2004 में फॉर्म की गई थी। फोर्थ पे बात करें तो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये स्पेशल यूनिट है जो कि CRPF में है और इसका मेन काम होता है गोरेला टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर, जो कि नक्सलिज्म को फाइट करती है और ये बनाई गई थी 2008 के अंदर। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करें तो ये इनको ब्लैक कैट्स बोलते हैं और ये 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में बने थे, जहाँ पे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला था और जिसके बाद में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होती है, जो कि 1962 में फॉर्म की गई थी, जो कि चाइना की लाइंस के आगे अपना ऑपरेशन करती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये होता है 1988 में फॉर्म की गई थी और ये हमारी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी फैमिली है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जानी जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं होती, वो सिविलियन ऑफिसर से हेड की जाती हैं, जो इंडियन पुलिस सर्विस जो IPS की ब्रांच होती है उससे आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती और ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अगर हम बात करें इंडियन आर्म फोर्सेस की तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में फॉर्म की गई थी और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ को गार्ड करती है। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं।
थर्ड पे बात करूँ तो ये इंटर सर्विस कमांड्स और इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट की जाती है, जिसमें आती है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी जाना जाता है और ये 2003 में फॉर्म की गई थी और इसका मेन काम होता है इंडिया के न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी करना, और ये इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से आती है। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार कमांड की, तो ये पहली और एक लौती ट्राई सर्विस थिएटर है कमांड है जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की, तो ये 2001 के अंदर फॉर्म किया गया था और ये तीनों सर्विस से कोऑर्डिनेशन रखता है। अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो फर्स्ट पे आती है आसाम राइफल्स। ये 1835 में फॉर्म की गई थी, ये ब्रिटिश एरा से है और ये सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है। सेकंड पे बात करूँ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF से नाम से जानी जाती है, ये 1965 के जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसके बाद में रेस की गई थी और ये ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ पे पोस्टिंग होती है इनकी। अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये 1969 में रेस की गई थी। अगर हम बात करें फोर्थ पे, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको CRPF बोलते हैं, ये इंडिया की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। फिफ्थ पे बात करें तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद में फॉर्म की गई थी और ये ज़्यादातर इंडिया की जो तिब्बत के साथ बॉर्डर होती है वहीं पे डिप्लॉय की जाती है। जैसे कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की आपको पहले बता दिया, ये 1984 में फॉर्म किए गए थे। सेवन्थ पे बात करूँ तो ये सशस्त्र सीमा बल, ये SSB नेपाल और भूटान की बॉर्डर्स पे गार्ड करती है। अगर हम बात करें मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो इंडिया के 4 मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनमें फर्स्ट आता है इंडो पाक वॉर ऑफ 1947, सेकंड पे आता है सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, जिसे लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, और फोर्थ पे होता है इंडो पाक वॉर ऑफ 1999 जिसमें कारगिल वॉर था। तो ये 4 वॉर्स ज़्यादा मेन होते हैं और ये आपको आगे मैं इंडियन आर्मी के बारे में भी बताऊंगा। जो इंडियन आर्मी का टोटल स्ट्रक्चर होता है, उसकी आर्म्स और सर्विसेज के बारे में मैं पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे आपको बहुत अच्छा इंडियन आर्मी के बारे में और काफ़ी सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे।